तो इससे पिछले लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था सरफेस टेंशन का कारण क्या है, सरफेस टेंशन क्यों रहती है, यानी किसी लिक्विड की सरफेस पे टेंशन क्यों रहती है। अब इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं सरफेस एनर्जी कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन क्या होती है कि सरफेस को जब बढ़ाया जाता है किसी लिक्विड की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली बार कि गिलास में पानी है तो उसकी ओपन सरफेस क्या है, गिलास के ऊपर की जो पानी दिख रहा है वो ऊपर का है उसका पानी। अगर वही पानी हम किसी बड़े बर्तन में डाल दें तो सरफेस बढ़ जाएगी, ओपन सरफेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। सरफेस बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल का साइज तो फिक्स होता है, वाटर का मॉलिक्यूल का जितनी सरफेस बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे। इसका मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे और सरफेस पे मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आने में वर्क करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। उन मॉलिक्यूल पर फोर्स नीचे वाले मॉलिक्यूल लगाते हैं, तो नीचे से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे। अगर सरफेस ज़्यादा होगी तो सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे, और जब वो नीचे से ज़्यादा ऊपर आएंगे तो क्या होगा, उन्हें कार्य करना पड़ेगा नीचे से ऊपर आने के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ उन्हें मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, वाटर के जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो खींच रहे हैं। तो उन्हें जो कार्य करना पड़ेगा ऊपर सरफेस पे रहने मेंटेन रहने के लिए, सरफेस पे आने के लिए, वो उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये भी सरफेस एनर्जी हो गई। इसका मतलब सरफेस पे एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा। दूसरी बात क्या है, ये एनर्जी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं। उन्हें कोई ऐसा तो है नहीं कि आप नीचे से धक्का दे रहे हैं मॉलिक्यूल को, नीचे धक्का दे के ऊपर भेज रहे हैं। वो तो पानी की सरफेस में ही है और आपने क्या किया, ओपन सरफेस बढ़ा दी, यानी गिलास में था पानी, बड़े वाले बर्तन में डाल दिया तो सरफेस अपना बढ़ गई। इसका मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर आ गए। तो मॉलिक्यूल सरफेस के हिसाब से ऊपर तो आएंगे, मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा तो हो जाएगी, लेकिन वो जो ऊपर आने में उन्हें एनर्जी चाहिए वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च कर लेंगे। जैसे मान लो तुमने कोई खाना खाया और काम किया, तो तुम्हारे क्या हो गए, जो खाने से एनर्जी स्टोर हुई थी वो आपने काम करने में खर्च कर दी, वो आपकी इंटरनल एनर्जी थी। फिर आपने सुबह खाना खाया और शाम तक काम किया, फिर आपने क्या किया, शाम को खाना नहीं खा पाए, आपने फिर रात को खूब काम किया, तो कहाँ से एनर्जी आएगी, आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज़ होगी। इसी तरह से आप कम अगर खाना खाएंगे, ज़्यादा काम करते रहेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी निकलती जाएगी बदन की, आप यूज़ करते जाएंगे। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी इंटरनल एनर्जी थी वो यूज़ हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा यूज़ कर लेंगे वो ऊपर आने में। और आंतरिक ऊर्जा कुछ नहीं होती, आंतरिक ऊर्जा तापमान पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपना जो तापमान है, यानी उनके अंदर जो हीट है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनका हीट है, उसमें से कुछ पार्ट यूज़ कर लेंगे एनर्जी का ऊपर आने के लिए, तो उनकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी। फिर हीट एनर्जी कम होने का मतलब वो ठंडे हो जाएंगे, यानी कूलिंग हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जब भी सरफेस बढ़ती है किसी लिक्विड की तो नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जो जाते हैं वो अपनी हीट एनर्जी को यूज़ करके जाते हैं, यानी उनका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है लिक्विड में। लिक्विड क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम में था, तापीय साम्य अवस्था में था। किससे, जो बाहर वातावरण है। जैसे कोई गिलास में पानी कर दें सुबह, थोड़ी देर में क्या होता है, पानी का तापमान और वातावरण का तापमान समान हो जाता है, क्योंकि तापीय साम्य अवस्था में हो जाता है वो, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। किससे, एनवायरनमेंट से। अब क्या हुआ, तुमने सरफेस बढ़ा दी लिक्विड की, नीचे से लिक्विड के मॉलिक्यूल गए ऊपर और वो क्या हो गया, उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च कर दी, यानी उन्होंने अपनी हीट एनर्जी खर्च कर दी, तो उनका तापमान कम हो गया, तो
पूरे लिक्विड का तापमान क्या हो गया, कम हो गया। और जब लिक्विड का तापमान कम हो गया तो बाहर एनवायरनमेंट का तापमान ज़्यादा था, तो उससे इसमें हीट एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। तो सबसे पहले हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, सरफेस पे। वातावरण से हीट एनर्जी जो लिक्विड में फ्लो होगी सबसे पहले क्या आएगी, सरफेस पे आएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आए उन्होंने ही अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करी थी और उन्हीं का तापमान क्या हुआ था, कम हुआ था। इसीलिए बाहर के वातावरण से, एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी लिक्विड में सप्लाई होने शुरू हो जाएगी और वो मॉलिक्यूल जो थे सरफेस पे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। कब तक एब्जॉर्ब करते रहेंगे, जब तक कि वातावरण का तापमान और जल का यानी लिक्विड का तापमान क्या हो, समान ना हो जाए। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, दो काम हुए उसमें। एक तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, नीचे से वो ऊपर गए तो वर्क किया उन्होंने, वो वर्क स्टोर हो गया उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जो नीचे से लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर गए सरफेस पे, एक तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और दूसरा उन्होंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी भी ऑब्जर्व कर ली। तो ये दोनों एनर्जी मिलके क्या करती है, सरफेस एनर्जी फॉर्म करती है, ये सरफेस एनर्जी कहलाती है। अब अगले उसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो इसके लिए एक तरह का छोटा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं जो आप घर पे ही बना सकते हैं। इसमें देखो ये दिख रहा है, चित्र दिख रहा है आपको ना, चित्र दिख रहा है इसमें PBQ, PBQ मैं दिखाता हूँ PBQ, ये PB और Q, ये है PBQ, बल्कि APBQC ये मान लो। दोबारा बनाता हूँ मैं, क्या AP और B ऊपर है बेटा, इसमें BQC, यहाँ पे B है ऊपर, AP A है, PBQ और C। ये एक वायर ले लिया हमने, थिन वायर, बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर, और उस वायर में एक वायर और लगा दिया, यहाँ पे ये वाला वायर लगा दिया, नीचे खींचा है, ये वायर है PQ। यानी कि ये आपने ABC एक मुड़ा हुआ वायर लिया और उसमें PQ वायर और लगा दिया, और PQ वायर ऐसा है कि इसे आप हाथ से सरका सकते हैं आगे पीछे, समझ गए ना। इस PQ को आगे पीछे आप सरका सकते हैं, ऊपर नीचे सरका सकते हैं, ये उस पर लूज रखा हुआ है। तो एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म बना लो, किसके बीच में, ABC और PQ के बीच में। जो ये डार्क कलर की दिख रही है, ये डार्क कलर दिख रही है, ये सारी, ये किसकी फिल्म है, सोप सॉल्यूशन की फिल्म है। जैसे फिल्म है ना तो सोप की, उस तरह की फिल्म बना लो। अगर आप PQ को मूव करवाएंगे, इस PQ को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो नीचे ले जाएंगे, PQ को नीचे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, P और Q को नीचे ले जाएंगे, या ऊपर ले जाएंगे, या PQ को ऊपर ले जाएंगे, तो सोप फिल्म छोटी या बड़ी होगी, कैसे, ये वायर था, ये वायर था, इसमें एक मूवेबल वायर आपने ये लगा दिया, ये मूवेबल वायर लगा दिया। इस मूवेबल वायर को अगर आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, तो जो सोप फिल्म बनी हुई थी यहाँ पे, सोप फिल्म बनी हुई छोटी हो जाएगी, और अगर ऐसे नीचे ले जाएंगे सरका के, तो ये वाली फिल्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ऐसे बड़ी हो जाएगी। तो PQ को मूव करवा के हम सोप फिल्म का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब जब ये सोप फिल्म बना दी, PQ वायर हमने रख दिया, तो सोप फिल्म में होती है सरफेस टेंशन। तो क्या करेगी, PQ जो वायर है इसे खींचेगी ऊपर की तरफ, B की तरफ, यानी PQ वायर पे फोर्स लग जाएगी, जो बता रही PQ वायर पे फोर्स, PQ वायर पे फोर्स लगेगी। ये PQ था, इस पे फोर्स से क्या, ये एरो लगे हुए हैं सारे बेटा, ये ऐसे एरो लगे हुए हैं, ये सारी फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगी। क्यों, सो फिल्म सिकुड़ने की कोशिश करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, तो PQ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और PQ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया सो फिल्म ने सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तभी हमने क्या किया, इस PQ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया।
नीचे की तरफ। तो 100 फिल्म पे ऊपर की तरफ लगा रही थी, हमने नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, कितना क्या बैलेंस कर दिया दोनों को। तो ये जो 100 जो हमने पी क्यू पे फोर्स लगाया एफ, ये पाया गया है कि बैलेंस करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए टेंशन को, वो लेंथ एल के प्रोपोर्शनल होती है। 100 फिल्म की लेंथ एल के। फिल्म जो कांटेक्ट में है, पी क्यू वायर के कांटेक्ट में कौन सी फिल्म है, पी से क्यू तक की जो कांटेक्ट की फिल्म है, इसकी लेंथ है एल। तो जो फोर्स हम लगाते हैं वो एफ प्रोपोर्शनल किसके होती है, एल के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अब 100 फिल्म अगर बनाइए तो उसकी एक तो ऊपर वाली सतह होगी और एक नीचे वाली सतह होगी। पतली सी फिल्म बनाइए ना, जैसे जैसे आपके पास एक पेपर होता है, तो पेपर को अगर आप देखें तो पेपर की एक तो ऊपर की सरफेस होगी और एक नीचे की सरफेस होगी पेपर की, ठीक है, दो सरफेस होंगी। इसी तरह से 100 फिल्म की दो सरफेस होंगी। तो इसलिए जो कॉन्टेक्ट लेंथ होगी वो हम 2L लेंगे, एक ऊपर की सरफेस के लिए और एक नीचे की सरफेस के लिए। एक ऊपर की सरफेस टेंशन क्रिएट करेगी कि नीचे की सरफेस टेंशन क्रिएट करेगी। तो जो लगने वाली फोर्स है, बैलेंस करने के लिए जो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है पीक्यू को रोकने के लिए, 100 फिल्म पीक्यू को खींच रही है और हमें पीक्यू को रोकना है, तो उसके लिए जो एफ लगानी पड़ेगी वो लेंथ पे प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि 2L का प्रोपोर्शनल होगी। तो एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 2L, क्योंकि एल फिल्म की ऊपर की साइड के लिए सरफेस के लिए और एल फिल्म की नीचे की साइड की सरफेस के लिए, जो नीचे है, ऊपर और नीचे दोनों सरफेस है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू टी एल, या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के और इक्वल का साइन लगा देते हैं और लिख देते हैं एफ इजिकल टू टी इंटू 2L, वेयर टी इज अ कॉन्स्टेंट, टी इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टी। इसे सरफेस टेंशन कहते हैं, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ठीक है, एफ इजिकल टू टी इंटू 2L हो गया। अब मान लिया इसी फोर्स एफ के कारण, ऑलमोस्ट यही फोर्स थी, इसी फोर्स के कारण हमने इस फिल्म पी क्यू आर को नीचे को खींच दिया, नीचे खींच दिया किस अमाउंट से, डेल्टा एक्स है, मैंने गोला लगा दिया देखो डेल्टा एक्स पे, डेल्टा एक्स अमाउंट नीचे खींच दिया हमने, फिल्म को बढ़ा दिया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना था, फोर्स था टी इंटू 2L, एफ इज टू टी इंटू 2L। तो टी इंटू 2L इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, तो वर्क डन आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स, यानी टी इंटू 2L इंटू डी एक्स। अब 2L इंटू डी एक्स क्या हो गया, ये फिगर देखो, ये ऊपर की लेंथ थी L और इसकी चौड़ाई है x, ये हो गई L और ऑलमोस्ट ये हो गया x। तो L तो ऊपर हो गया, L नीचे हो गया और डेल्टा x यहाँ पे हो गया। तो L इंटू डेल्टा एक्स, तो ये एरिया हो गया। ये एरिया कौन सा था, जो नीचे वाला एरिया, ये कौन सा एरिया, जो फिल्म का एरिया बढ़ा है। आपने पीक्यू को नीचे खींच दिया तो लंबी फिल्म हो गई, कितना एरिया बढ़ गया, ये वाला एरिया बढ़ गया। यही एरिया ऊपर वाली फिल्म में बढ़ेगा और यही एरिया नीचे की साइड भी बढ़ेगा फिल्म में। फिल्म की दो लेयर मान ली, एक ऊपर और एक नीचे, तो एरिया कितना बढ़ेगा, एल इंटू डेल्टा एक्स, ये ऊपर वाली फिल्म में, ऊपर वाली साइड में, प्लस एल इंटू डेल्टा एक्स नीचे वाली साइड में, यानी 2L इंटू डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा एरिया, एल इंटू डेल्टा एक्स प्लस एल इंटू डेल्टा एक्स, यानी 2L इंटू डेल्टा एक्स एरिया बढ़ जाएगा। तो ये जो वर्क डन आया था टी इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स, इसमें जो 2L इंटू एक्स है, ये तो इंक्रीज इन एरिया है, ऊपर और नीचे का दोनों का मिला के। इंक्रीज इन एरिया को ए कह दिया, डेल्टा ए कह दिया। तो W इजिकल टू टी इंटू डेल्टा हो गया। तो टी क्या हो गया, टी हो गया W डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। इससे भी हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हेन डेल्टा ए इज 1, टी इज इक्वल टू W। डेल्टा ए इज 1 मीन्स
क्या होगा, जो इंक्रीज इन एरिया था डेल्टा ए, व्हेन द इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू 1, then surface tension will be equal to the mechanical work done in increasing the surface area. ये लिख दिया यहाँ पे. Thus the surface tension is numerically equal to the mechanical work done, T is equal to W, in increasing the surface area by unity, in increasing the surface area delta A by unity. ये मैकेनिकल एनर्जी होती, मतलब ये सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन हो गई. तो एक तो हमने क्या किया, सरफेस टेंशन क्या मैं वो एक तो हमने क्या किया, जो सरफेस हमने बढ़ाई है उसे बढ़ाने के कारण क्या हो गई, सरफेस टेंशन की रेट एक्स्ट्रा हो गई. और दूसरा क्या हुआ, जब हमने, यानी कि जो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल थे, मान लीजिए ये, अभी मैं लिक्विड की सरफेस बना देता हूँ. एक मिनट, ये मान लीजिए ये लिक्विड था, ऐसे बाउल में भरा हुआ है, ये बाउल में भरा हुआ लिक्विड, दोबारा बनाते हैं ऐसे. ये बाउल था कोई, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ बाउल में, ठीक है. तो इसमें जब हम लिक्विड मॉलिक्यूल को ऊपर लाते हैं तो आपको मैंने पहले बात समझा चुका, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. वही पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाएगी, और दूसरी क्या होगी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो दो चीज़ें बढ़ जाएंगी, एनर्जी दो तरह से बढ़ेगी. एक तो वर्क डन जो ऊपर किया है वो वर्क डन पर यूनिट एरिया टी. तो अगर एरिया 1 होगा तो वर्क डन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टी. तो एक तो ये रहा वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया, और एक है हीट एब्जॉर्ब. इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सरफेस एनर्जी कहते हैं. और इसने क्या डिफाइन किया है कि इंट्रिंसिक सरफेस एनर्जी क्या होगी, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैकेनिकल पार्ट टी एंड थर्मल पार्ट एच. मैकेनिकल पार्ट माने ऊपर ले जाने में किया गया कार्य, और थर्मल पार्ट क्या होगा, जो मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो. अब सरफेस टेंशन में कुछ इसके सरफेस टेंशन की कुछ एप्लीकेशन या कुछ फिनोमेना ऐसे जो सरफेस टेंशन के कारण होते हैं, क्या कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट जो सरफेस टेंशन के कारण होते हैं. तो इसमें लिखा है सम फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन. जैसे द एंड्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब बिकम्स राउंडेड ऑन हीटिंग. कोई भी अगर ग्लास ट्यूब होती है तो उसे हम हीट करते हैं तो क्या होती है, गोल हो जाती है. वो इस कारण होती है कि जब हम गिलास को हीट करते हैं तो गिलास को क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, यानी लिक्विड बनने लगता है. और जब लिक्विड बनने लगेगा तो सरफेस टेंशन के कारण वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा. और एनर्जी क्या होगी, अपना एरिया कम करना चाहता है सरफेस टेंशन के कारण. सरफेस अपने आपको क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, एरिया कम करना चाहती है. सरफेस टेंशन हो जाती है तो टेंशन से खींचती है वो अपने एरिया को. लेफ्ट साइड वाला राइट को खींचेगा, राइट वाला लेफ्ट को खींचेगा. तो जब भी हर लिक्विड में सरफेस क्या करती है, एक दूसरे को खींचते हैं, यानी एरिया, अपना सरफेस एरिया कम करना चाहती है. तो लिक्विड, द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड टेंड्स टू हैव अ मिनिमम एरिया. वो अपना एरिया को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है. और हमें मालूम है गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर मिनिमम होता है. तो कोई भी लिक्विड अपना हमेशा सरफेस को मिनिमम करना चाहता है. और हमें यह भी पता है कि गिवन वॉल्यूम के लिए अगर वॉल्यूम फिक्स कर दे तो किसी गिवन वॉल्यूम के लिए, उस वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया किस चीज़ का मिनिमम होगा, स्फीयर का. इसलिए हीट करने पे ग्लास ट्यूब के एंड्स जो होते हैं अपने एरिया को कम करना चाहते हैं और क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाते हैं. दूसरा, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल वाइल लार्ज वंस आर फ्लैट.
स्मॉल ड्रॉप यानी कोई भी ड्रॉप है, इस पर दो काम करते हैं। ड्रॉप पे दो काम करते हैं, दो फोर्सेस काम करते हैं। एक तो सरफेस टेंशन, काम करेगी इस पे, और दूसरा सरफेस टेंशन तो सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, और दूसरा इस पे काम करता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक तो पृष्ठ तनाव काम करेगा और एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, अब ये लिक्विड ड्रॉप है, मान लो ये लिक्विड ड्रॉप है। तो लिक्विड ड्रॉप किस पे, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे m, तो इस पे mg नीचे की तरफ काम करेगा, और एक सरफेस टेंशन काम करेगी। अगर हमारे पास छोटी ड्रॉप होती है, छोटी ड्रॉप होती है, छोटी, तो ऑलमोस्ट राउंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन जो होती है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन क्या, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है सरफेस टेंशन, इसीलिए सरफेस टेंशन डोमिनेट कर जाती है। और सरफेस टेंशन जब डोमिनेट कर जाएगी तो आपको पता है सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया कम से कम होता है, और किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम होता है। इसीलिए छोटी ड्रॉप्स में, क्योंकि सरफेस टेंशन डोमिनेट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन डोमिनेट कर रही है, इसलिए सरफेस एरिया मिनिमम होगा, और किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम स्फीयर का होता है, इसलिए छोटी ड्रॉप्स क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी। लेकिन जैसे जैसे ड्रॉप बड़ी होती जाती है, मतलब ड्रॉप बड़ी हो गई, तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ती जाती है। क्यों? इसका एम बढ़ता जाता है, तो सरफेस टेंशन काम करती है इसमें, बट सरफेस टेंशन जो है ये कंपेरेबल हो जाती है किसके, ग्रेविटेशन फोर्स के। ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेरेबल हो जाती है। तो जब ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेरेबल हो जाएगी तो ग्रेविटी के इफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ काम करने लगेगा, सब mg, सारे मॉलिक्यूल्स पे mg नीचे की तरफ काम करने लगा। जब नीचे की तरफ काम करने लगा mg, और वो सरफेस टेंशन के कंपेरेबल है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो नीचे की तरफ मूव करने से क्या होगा कि ये सरफेस थी, ये नीचे इस पे लिक्विड ड्रॉप थी ये, और इस पे mg नीचे की तरफ हमने लगने लगा, नीचे लगने लगा mg। तो क्या होगा, ये सरफेस थी, ये जो होगा फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेंगे। जो ऊपर मॉलिक्यूल था नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्लैट हो जाएगी, नीचे को आनी शुरू हो जाएगी। जितनी बड़ी ड्रॉप होगी उतना ही नीचे आती जाएगी। तो ग्रेविटेशन इफेक्ट क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है। फिर सरफेस टेंशन के कारण ग्रेविटेशन इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो भी इफेक्ट डालने लगता है। इसलिए स्मॉल ड्रॉप्स तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, एरिया कम करके गोल हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है, बहुत हो जाती है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करने लगती है, और वो फ्लैटेंड होती जाती है। तीसरा एग्जाम्पल है, ये इसमें चित्र में दिखा भी रखा है, चित्र में दिखा रखा है किस तरह से गोल होती है, और किस तरह से क्या होती है, फ्लैट होती जाती है बॉल बड़ी, ड्रॉप बड़ी होने पर। अब ये फॉर्मेशन ऑफ लेड शॉट्स, लेड के शॉट्स बनाना है। इसमें भी क्या होता है, लेड को हम क्या करते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। लेड एक मेटीरियल होता है, मेटल टाइप काइंड होता है, सॉलिड होता है, उसे हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। और मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसका स्प्रे करते हैं हवा में ऊपर, मतलब पानी नीचे रखते हैं, कोल्ड वाटर नीचे रखते हैं, और ऊपर से स्प्रे करते हैं उसका। तो स्प्रे करने में छोटी छोटी ड्रॉपलेट उसकी गिनती है लेड की, लिक्विड फॉर्म में। और क्योंकि वो छोटी ड्रॉप होती है इसलिए उन्हें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होती है, स्फेरिकल हो जाती है छोटी छोटी ड्रॉप लेड की। और स्फेरिकल ड्रॉप्स वो पानी में आते हैं, ठंडे ठंडे पानी में, और ठंडे पानी में आते हुए क्या होते हैं, जम जाती है, सॉलिड हो जाती है।
तो इसलिए बिल्कुल राउंडेड शेप, सुंदर सी शेप हो जाती है, गोल 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 लैट की शेप की क्या होती है, ड्रॉपलेट्स बन जाती है और जम जाती हैं, फिर सॉलिड हो जाती है। इस तरह से लैट के शॉट्स बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद अगला लिखा है स्प्रेइंग रिजल्ट्स इन कोल्डनेस, के स्प्रे करने से ठंड बढ़ती है। तो जब एक लिक्विड हमारे पास है, गिलास में लिक्विड है सपोज, ठीक है, अब गिलास की ओपन सरफेस क्या होती है, गिलास में पानी की बहुत कम होती है, और अगर उसी पानी की आप ड्रॉपलेट्स स्प्रे करें सब जगह, पानी के स्प्रे करना शुरू कर दे बहुत बारीक 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 बारीक, तो बारीक बारीक बूंद बन जाती है। मान लिया करोड़ों बूंदें बन गई, और उन बूंदों की अगर सरफेस देखें टोटल, तो गिलास की जो पानी की सरफेस थी उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है वो सरफेस। यानी सरफेस एरिया आपने इंक्रीज कर दिया। सारी ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया मिलाएंगे तो जो पानी लिया था जहां से भी आपने, उसका ओपन सरफेस एरिया से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी आपने सरफेस एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे डाल दिए, यानी वो नीचे से सरफेस पे आ गए। जब वो नीचे से सरफेस पे आएंगे तो वर्क करेंगे, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स खींच रहे थे ना, उनसे खिंचाव उनका तोड़ के वो ऊपर आ गए सरफेस पे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो वर्क करके आएंगे वो। और वर्क कहाँ से करते हैं वो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो वर्क एट द कॉस्ट ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी करते हैं। वो अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करके वर्क करते हैं ऊपर आने के लिए। जब आंतरिक ऊर्जा खर्च करेंगे तो उनके तापमान में गिरावट आ जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। इसलिए ड्रॉप्स का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो स्प्रे अगर हम करते हैं तो स्प्रे का फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि टेम्परेचर क्या कम हो जाना। एक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इस मॉडल में लिक्विड की ड्रॉप से न्यूक्लियस को कंपेयर किया जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल कैसे कंपेयर करेंगे, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन उस रिपल्सिव फोर्स के कारण वो ना दूर दूर हो जाना चाहिए, लेकिन तब भी वो दूर दूर नहीं होते, वो बहुत पास पास रहते हैं न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि उनके बीच में बहुत तेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस काम करती हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, ये सब एक दूसरे को खींचते हैं बहुत तेज फोर्स से। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। वो कितनी शॉर्ट रेंज होती है कि वो केवल न्यूक्लियस के डायमेंशन में काम करती है। अगर एक बार न्यूक्लियस से वो बाहर आ गया प्रोटॉन, तो फिर वो काम नहीं करेंगी। और न्यूक्लियस का डायमेंशन क्या होता है, 10⁻⁻14, 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी के ऑर्डर का होता है, कुछ कुछ सम फर्मी। तो शॉर्ट रेंज फोर्स काम करती हैं। तो यही लिक्विड ड्रॉप मॉडल से न्यूक्लियस समझाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस काम करती हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, कोहेसिव फोर्स काम करती है, जो एक ड्रॉप को दूसरे ड्रॉप से बांधती है, खींचती है एक दूसरे को। जब वो बहुत पास पास होता है मॉलिक्यूल्स उनके ड्रॉप्स के, तब एक दूसरे खींचती हैं। इसी तरह से शॉर्ट रेंज फोर्सेस काम करती है प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कोहेसिव फोर्स की तरह, उन्हें न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये भी शॉर्ट रेंज होती है। जैसे लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूलर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं, इसी तरह से इनमें भी न्यूक्लियर फोर्सेस भी क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती हैं। अब सपोज जैसे लिक्विड ड्रॉप होती है, उससे तुमने क्या किया, थोड़ा सा जर्क दे दिया, उसमें थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो क्या होती है, वाइब्रेट करती है वो, उसकी शेप बदलने की कोशिश करती है, वह अनस्टेबल फॉर्म में आ जाती है, डिफॉर्म फॉर्म में आ जाती है। जैसे तुम्हारी लिक्विड ड्रॉप थी, कोई मान लिया कि कोई लिक्विड ड्रॉप थी, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप थी, अब आपने क्या किया, इसे यहाँ से हिट कर दिया, तो कुछ इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसे हिट कर दिया कुछ उसकी अनस्टेबल हो जाएगी,
यानी डिफॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? डिफॉर्म। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगी? पहले डिफॉर्म होगी, फिर थोड़ी देर में फिर वो गोल हो जाएगी, डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यही अगर हिट तुमने तेज किया, यानी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी है, तो डिफॉर्म परमानेंट हो जाएगी, यानी कि ये पीसेज में बदल जाएगी ऐसे। यानी लिक्विड ड्रॉप को आपने, लिक्विड ड्रॉप थी एक लिक्विड ड्रॉप था यहाँ पे, अब आपने क्या किया? इसे एनर्जी दे दी, इसे एनर्जी दे दी, हिट कर दिया सपोज किसी से, या एनर्जी सप्लाई कर दी, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जर्क दे दिया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी है, तो ये 2 ड्रॉप में टूट जाएगी। इसी तरह से न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो न्यूक्लियस अगर सिंगल न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की एनर्जी कम है, न्यूक्लियस पे बमबारी करी आपने, तो न्यूक्लियस डिफॉर्म हो जाता है। और जब न्यूक्लियन की बमबारी बंद हो जाती है न्यूट्रॉन की, तो क्या होता है? अपने वापस उसी शेप में आ जाता है। लेकिन अगर हैवी न्यूट्रॉन डालें, ज़्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन डालें, तो क्या होता है? न्यूक्लियस 2 पार्ट में तोड़ टूट जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में, जैसे लिक्विड ड्रॉप में होता है। लिक्विड ड्रॉप में ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो 2 पार्ट में टूट जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाएगी लिक्विड ड्रॉप। इसी तरह से जब हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स को हम उस पर वो इंसिडेंट करते हैं न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस भी उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करके, उनकी एनर्जी के कारण वो क्या होता है? दो पार्ट में टूट जाता है, 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में टूट जाता है। इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं इसे। तो इस तरह से ये देखो चित्र में समझा भी रखा है, पहला वाला दिखा रखा है, पहला चित्र दिखा रखा है कि आपने इस लिक्विड ड्रॉप को एनर्जी दी। जब एनर्जी तो ऐसे सपोज ऐसे हिला दिया आपने, तो देखो लिक्विड ऐसे ड्रॉप ऐसे हिलने लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो वापस हो जाएगी शेप में। और अगर बहुत ज़्यादा हिला दिया तुमने ऐसे, इस लिक्विड ड्रॉप को बहुत ज़्यादा हिला दिया, तो पहले ऐसे आएगी, फिर ये चित्र गलत बना दिया। अगर इसे बहुत ज़्यादा हिला दिया, तो पहले ये ड्रॉप क्या थी? ऐसे थी, फिर ड्रॉप ऐसे हो जाएगी, फिर ड्रॉप ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी ऐसे हिल जाएगी। फिर अगर आपने कंटिन्यूस हिलाते जा रहे तो फिर क्या होगा? फिर और लंबी, फिर ये इस तरह से बन जाएगी जैसे उसमें बना रखी, और ऐसे इस तरह से फिर और ज़्यादा हिलाने लगेंगे तो ऐसे हिलने लगेगी, और फिर उससे भी ज़्यादा हिलाना शुरू कर देंगे और ज़्यादा, तो 2 पार्ट में टूट जाएगी। इसी तरह से न्यूक्लियस भी टूट जाता है, जैसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब नीडल जो होती है, नीडल माने सुई, सुई जो मशीन में लगती है, या जैसे धागा धागा प्रो के जिसमें सिलते हैं, वो सुई पानी में कैसे तैरेगी? वो ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से तैर जाती है। तो आप क्या करेंगे? एक ब्लॉटिंग पेपर लिया, ये रहा लिखा है ब्लॉटिंग पेपर, अरे एक मिनट, ये लिखा है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर लिया और उसके ऊपर नीडल लग देंगे, यानी पानी यहाँ पर था, ये सरफेस थी पानी की, ये बाउल में पानी था ऐसे। यहाँ पे आप ब्लॉटिंग पेपर लेंगे, ये ब्लॉटिंग पेपर में बड़ा सा बना रहा हूँ जिसे दिख जाए, ऐसे वाटर सरफेस पे ऊपर तैरेगा ब्लॉटिंग पेपर। उस पर क्या रख देंगे आप? इस पर एक नीडल लग दी, ये नीडल लग नहीं रही जो मैंने बनाई है, ऐसे नीडल लग दी। नीडल के पीछे ये होता है ना धागा परोने का छोटा सा छेद, ऐसे एक नीडल लग दी, आगे से नुकीली होती है नीडल ना बहुत ज़्यादा, ये नीडल लग दी। ये पूरा ब्लॉटिंग पेपर था, मैं बड़ा सा बना देता हूँ ब्लॉटिंग पेपर। इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर नीडल लग दी, और ये पानी के ऊपर था ब्लॉटिंग पेपर। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ब्लॉटिंग पेपर पानी ऑब्जर्व करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और ब्लॉटिंग पेपर तो डूब जाएगा, लेकिन नीडल तैरती रहती है। नीडल है, ये नीडल का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया बेटा इस चित्र में। सुई होती है ना, सुई, जैसे सुई है, सुई को एनलार्ज करके अगर बनाए तो ऐसे होती है ना सुई, ऐसे होती है, देखो ऐसे, और आगे नोक होती है, ऐसे नोक होती है, और पीछे इसमें धागा परोने का ऐसा होता है, एक छेद होता है ऐसे, इस तरह की होती है नीडल। तो इस नीडल का क्रॉस सेक्शन दिखाया ये वाला बीच का,
क्रॉस सेक्शन मैंने वर्टिकली काट दो से, तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है यहाँ पे नीडल का। तो धीरे धीरे ब्लॉटिंग पेपर क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर सुई रख दीजिए, सुई को और उससे पानी पर रख दीजिए, धीरे धीरे ब्लॉटिंग पेपर पानी एब्जॉर्ब करेगा और डूब जाएगा, लेकिन नीडल तैरती रहेगी। उसका कारण भी सरफेस टेंशन होता है। और ये दिखा रखा है सरफेस टेंशन दो तरह से लगेगी, एक इधर ये सरफेस से और एक इधर, ये दो तरह सरफेस टेंशन लगेगी। और एक नीडल का वेट भी काम करेगा, नीचे डब्लू, नीडल का वेट डब्लू काम करेगा यहाँ पे, और एक सरफेस टेंशन ला काम करेगी, ये सरफेस टेंशन टी और टी, यानी एक टी ऐसे थे और एक टी ऐसे थे, और नीचे डब्लू काम कर रहा है। तो ये अगर थीटा है, ये टी था, ये टी था, तो यहाँ टी कॉस थीटा हो जाएगा, एक इसका भी कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टी साइन थीटा हो जाएगा, और इसका भी टी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये टी, इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टू टी कॉस थीटा, और ये डब्लू को बैलेंस कर देंगे। तो व्हेन टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्लू टू टी कॉस थीटा, तब तो नीडल तैरती रहेगी। और व्हेन टू टी कॉस थीटा इज लेस देन डब्लू, तो नीडल क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगला इससे लिख रखा है बिगर बबल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन देन फ्रॉम वाटर। तो सोप सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो सोप सॉल्यूशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन बहुत कम होती है, और सरफेस टेंशन जब कम होगी तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम होगी। तो वाटर के अगर हम सिंपल वाटर के अगर बबल फुलाते हैं तो सरफेस टेंशन के कारण वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें सोप सॉल्यूशन मिला ले, पानी में सोप मिला ले, तो सोप सॉल्यूशन बन जाता है, और उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, इसलिए बड़े बबल्स बन सकते हैं। एक लास्ट लिखा हुआ है डिटर्जेंट हेल्प्स इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स। जब हम पानी में डिटर्जेंट या सोप मिला देते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, यानी सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तो फैलने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। जब फैलने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, वो कम सॉल्यूशन ज़्यादा सरफेस को भिगोता है, यानी पोर्स में भी घुस जाता है। कम सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, तो क्या होता है, वो पोर्स में भी घुस जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, उसमें एडहेसिव फोर्स बढ़ जाती है। एक तो होती है कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में, यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे उन्हीं के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होती है। एक होती है एडहेसिव, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अनदर मॉलिक्यूल्स। तो जब हम वाटर में सोप सॉल्यूशन मिला देते हैं तो उसकी एडहेसिव फोर्स बढ़ जाती है, और वो एडहेसिव फोर्स क्या करती है, जो कपड़े की डस्ट होती है या धूल होती है, डर्ट होती है, उससे रिएक्ट करती है। सोप सॉल्यूशन क्या करता है, उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो एडहेसिव फोर्स, जैसे कहते हैं ना, जो फेविकोल के लिए बहुत अच्छा एडहेसिव है, तो ये क्या करता है, फेविकोल अपने मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूसरे के मॉलिक्यूल्स से बॉन्ड कर लेता है। एक तरह के मॉलिक्यूल दूसरे तरह के मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड कर लेते हैं ना, अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं, वो एडहेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, एडहेसिव फोर्स बढ़ जाती है सोप सॉल्यूशन की। जब एडहेसिव फोर्स बढ़ जाती है सोप सॉल्यूशन की, ये लिखा है द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द डर्ट इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द सॉल्यूशन इटसेल्फ। तो जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स होती है उससे ज़्यादा फोर्स हो जाती है किसमें, सॉल्यूशन और डर्ट के मॉलिक्यूल्स में, डस्ट के मॉलिक्यूल्स में। तो सारी डस्ट को खींच लेता है वो अपना सॉल्यूशन, और जब पानी से धोते हैं तो सॉल्यूशन के साथ साथ डस्ट भी निकल जाती है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ फिर।